हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। अपने पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो कृषि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पीछे की वीडियोस के अंदर हमने पोषक तत्वों के क्या कार्य हैं पादपों के अंदर और उनकी कमी होने पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं उनके बारे में अध्ययन किया, अलग अलग तत्वों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद आज के टॉपिक के अंदर आज की क्लास में अपने पौधों में पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण यानी कमी होने से क्या क्या पादपों के अंदर लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, किसी की पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो किसी का तना है वो पतला हो जाता है, या उस पर फल है वो देरी से लगते हैं, फल कम लगते हैं, जड़ें कमज़ोर रह जाती हैं, टहनियाँ कमज़ोर रह जाती हैं, पत्तियां नहीं आती, या इस तरीके से काफ़ी सारे लक्षण आपने पढ़े, उसको देखा। तो उन्हीं के बारे में है कि कौन कौन से लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अपने सीधे तौर पर देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको दृश्य बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सीधे आंखों से नहीं देख सकते, वो पौधे के अंदर किसी न किसी भाग के अंदर, उसके अंदरूनी भाग के अंदर अपने उसमें पता लगता है। जैसे कुछ बीमारियां अपने शरीर, मनुष्य शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपने को सीधे तौर पर दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ अंदरूनी बीमारियां होती हैं यानी कि अंदर से कोई हड्डी का दर्द वगैरह है या इस तरीके से कोई, तो वो क्या होता है अपने को दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसको महसूस होता है। तो उसी प्रकार से पादपों के अंदर भी रोग होते हैं और उनके कुछ लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण उनके अपने को देखने को मिलते हैं उसके बारे में। तो पहला है अपना पौधों में पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण। यदि पौधों में एक अथवा एक से अधिक तत्वों की कमी होती है तो पादप वृद्धि असामान्य हो जाती है, यानी कि पादप की जो वृद्धि है वो जैसे पहले गति से हो रही थी उतनी स्पीड से नहीं होगी, वो रुक जाती है। और विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब जिस तत्व की कमी होगी उसी तत्व के वहां पे लक्षण अपने को दिखाई देने पड़ते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि मृदा से किस तत्व की आपूर्ति कम है। इस प्रकार मृदा के किसी पोषक तत्व के स्तर का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जो कमी है, अपनी कमियां पड़ी पादपों की, तो उस कमी अपने देख लेते हैं कौन सी कमी पादप दिखा रहा है, तो उस कमी को देखते हुए वहां से पता लगाया जा सकता है कि इसमें इस तत्व की कमी होगी तो उसकी आपूर्ति की जा सकती है। प्राय पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण अन्य निदान तकनीकों के पूरक का काम करते हैं, यानी कि कुछ लक्षण अपने को थोड़े बहुत महसूस पता लग जाता है, उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इसमें ये रोग हो सकता है, और उसके बाद अपने लैब के अंदर उसका जो है पूरे तरीके से उसका पता लगा सकते हैं। पौधों में पोषक तत्वों का ऐसा स्तर होता है जब पोषक तत्व न तो पौधे की अधिकतम वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है और न ही तत्व की कम के लक्षण दिखाई देते हैं। इस घटना को अदृश्य भूख कहते हैं। तो अदृश्य भूख क्या होगी? जब पोषक तत्व न तो पौधे की अधिकतम वृद्धि के लिए प्राप्त होता है, यानी कि ना तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत जितनी उसकी वृद्धि करनी थी, उसकी जितना विकास होना था वो पूरा हो जाए, और न ही तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, और ना ही ऐसा होता है कि वो कमी होगी या किस तत्व की तो उसके अपने को लक्षण दिखाई देने को दिखेंगे। तो ऐसा जो होता है वो अदृश्य भूख कहलाती है। ठीक है, यानी कि ना तो वो तत्व अधिकतम वृद्धि करता है और ना ही वो कमी के लक्षण दिखाई देता है, दोनों ही काम है, बीच की स्थिति आ जाती है। ना तो वृद्धि कर पाता है, वृद्धि उसकी रुक जाती है, धीरे धीरे करता है, और ना ही वो स्पष्ट रूप से कोई लक्षण दिखाई देते हैं कि इसमें इस तत्व की कमी हो गई है, तो उसको बोलते हैं अदृश्य भूख बोलते हैं। उसके बाद है अपना दृश्य निदान। ठीक है, दृश्य से समझ गए होगे आप, जो दिख जाता है। यह ऐसी विधि है जिसमें पौधों पर अवशोषण के लक्षणों को देखकर पौधे के लिए उर्वरक की आवश्यकता का निदान किया जा सकता है। इस विधि की यह धारणा है कि कोई भी पौधा जो कि अवशोषण से त्रस्त है, ठीक है, जिसमें वो अवशोषण तत्व नहीं मिल रहा, उससे त्रस्त है, या उसमें पोषक तत्व अत्यधिक है, जहां तो बिल्कुल ही त्रस्त होगा, बिल्कुल ही उसको नहीं मिल पा रहा, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल गया,
तो इससे पौधे के कई अंग पर, विशेष तौर पर पत्तियों पर विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। तो जितनी भी अपनी कमियां देखी उनमें ये देखा था कि पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों पर धब्बे आ जाते हैं, ठीक है, और पत्तियां बहुत ज्यादा हरी हो जाती हैं। इस तरीके से अलग अलग पत्तियों पर ज्यादा प्रभाव दिखाई देते हैं। पोषक तत्व की अल्पता के कारण पत्तियों पर सामान्यतः विशिष्ट प्रकार के रंगों का विकास होता है। आमतौर पर इन विशिष्ट लक्षणों की पहचान करने के लिए काफी अनुभव की आवश्यकता है। तो ये अपने को पूरा ध्यान होना चाहिए कि कमी के कारण कौन से तत्व की कमी से कौन सा रंग पत्तियों पर बदलता है या उस पर धब्बे पड़ते हैं, रंग काला होता है, पीला होता है, सफेद होता है, तो पत्तियां जालीदार हो जाती हैं। इस तरीके से इनका पूरा अपने को अच्छे से अगर अनुभव होगा, अच्छे से उसका ध्यान होगा, तो अपने उस पत्ती को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर इस तत्व की कमी है या फिर इस उर्वरक की कमी है। उसके बाद है पौधों को देखकर पौधों में पोषक तत्व की कमी का पता लगाना, यानी कि उसको देखकर पौधे को पोषक तत्व जिनकी कमी के लक्षण पहले पौधे की नीचे की पत्तियों अथवा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, इस वर्ग में नाइट्रोजन आता है, ठीक है, जो पहला अपने पढ़ा था। फिर फॉस्फोरस है, पोटाश है, मैग्नीशियम, जस्ता सम्मिलित हैं। तो ये जो तत्व हैं ये क्या करते हैं कि पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं। अगर इन तत्वों की कमी होती है तो कमी के जो लक्षण है वो पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, नीचे की पत्तियों पर। तो इसमें ये नाम दे रखे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम व जस्ता सम्मिलित हैं। ये तत्व पौधों में बहुत अधिक संचालनता रखते हैं। दूसरा है पोषक तत्व जिनकी कमी के लक्षण पौधे की ऊपरी भागों, कलिका अथवा नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, यानी कि जो नई कलिका फूटती है या नई पत्ती निकलती है उस पर दिखाई देते हैं। इस वर्ग में आता है कैल्शियम आता है, बोरॉन, तांबा, मैग्नीज, गंधक व लोहा सम्मिलित किए गए हैं। पौधों में इन तत्वों का संचालन एक भाग से दूसरे भाग में बहुत कम होता है। तो इनका संचालन तो क्या होता है, बहुत अधिक संचालन रखते हैं, ठीक है, यानी कि संचालन समझ गए होगे, एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार चलते रहते हैं, गतिशील होते हैं। और ये थोड़े से क्या होते हैं, बहुत कम होता है इनका संचालन एक भाग से दूसरे भाग के अंदर। ये अपने कल की वीडियो के अंदर इतना सा टॉपिक कर लिया था कि जो पादप हैं, पादपों के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से जो पादप हैं उन पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जड़ों के माध्यम से तने में, तने से फिर आगे टहनियों में, फिर आगे पत्तियों में, इस तरीके से पहुंचते हैं। तो उनके बारे में था पहले, जैसे मृदा ठोस कणों से विलीन, यानी कि जो ठोस कण होते हैं तत्वों के वो विलीन अवस्था में आते हैं पानी में घुलकर। फिर वो क्या करते हैं कि जड़ तक पहुंचते हैं, जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण होता है, जड़ों तक पहुंच जाते हैं और जड़ के अंदर फिर आयनों का प्रवेश होता है, जड़ के अंदर चले जाते हैं और जड़ के अंदर से होते हुए तने व पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आगे अपना है मृदा ठोस कणों से विलीन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण, ठीक है, जिसमें पहला था ये मृदा ठोस कणों से, यानी कि जो मृदा ठोस कण है, मृदा के जो ठोस कण है तो उसके अंदर जो तत्व होते हैं उन तत्वों का पहले विलीन अवस्था के अंदर आयनों का स्थानांतरण होता है। वो कैसे, मृदा जल ठोस कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों के घनिष्ठ संपर्क में रहता है, यानी कि जो मृदा का अंदर जो जल होता है जिसको मृदा जल बोलते हैं वो ठोस कार्बनिक, यानी कि उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक कणों के घनिष्ठ संपर्क में रहता है। जब कण इसमें घुल जाते हैं, यानी कि जो मृदा कण है उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक कण है वो उसमें घुल जाते हैं मृदा जल में, तो मृदा विलयन कहलाता है। तो इसको बोलते हैं मृदा विलयन, ठीक है। जो मृदा जल है उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक जो कण है वो घुल जाते हैं तो उसको बोलते हैं मृदा विलयन कहलाता है। मृदा विलयन ठोस कणों के साथ गतिक साम्य की दशा में होता है। अब गतिक साम्य का मतलब ये इस तरीके से गति करता रहता है मृदा के अंदर, ठीक है, गतिक अवस्था में होता है। मृदा विलयन में खनिज तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा कणों से आयन मृदा विलयन में आ जाते हैं। मृदा विलयन में खनिज तत्वों की पूर्ति है, यानी कि जो खनिज तत्व है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश, गंधक, लोहा, तो ये सारे क्या खनिज तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा कणों से आयन मृदा विलयन में आ जाते हैं। अब जो ये सभी जो खनिज हैं वो मृदा के अंदर मिले हुए होते हैं, तो मृदा के अंदर मिले होने के कारण जब ये मृदा विलयन के पास आते हैं, मृदा विलयन के टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वो मृदा विलयन के अंदर जब मृदा जल के अंदर वो घुल जाते हैं। जिस मृदा में आयन उपयुक्त मात्रा में होते हैं वह मृदा उपजाऊ मृदा कहलाती है। अब जिस मृदा के अंदर ये सारे तत्व जो अपने पड़े वो सारे उचित अवस्था के अंदर उचित मात्रा के अंदर घुले हुए होते हैं तो उसको उपजाऊ मृदा कहते हैं।
बोले कि उपजाऊ मृदा किसे कहते हैं, तो जिस मृदा में आयन उपयुक्त मात्रा में होते हैं वे मृदा उपजाऊ मृदा कहलाती है। इस प्रकार मृदा से जड़ों द्वारा किसी पोषक तत्व का अवशोषण होने पर मृदा विलयन का बार बार नवीनीकरण होता रहता है। यानी कि इस प्रकार मृदा से, अब मृदा के अंदर क्या हुआ, मृदा उपजाऊ होगी। उपजाऊ का मतलब समझ गए कि उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व है वो घुल गए, विलयन के अंदर घुल चुके हैं मृदा जल के अंदर। तो अब वो जो जल है वो जैसे ही किसी पादप की जड़ के पास जाएगा, जड़ के संपर्क में जाएगा, तो वो जड़ क्या करेगी, उस मृदा जल को और उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो घुले हुए हैं उनको अवशोषित कर लेगी, उनका अवशोषण कर लेगी। और वो अवशोषण के बाद वो तने के माध्यम से, टहनियों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाता है। और नीचे जो मृदा के अंदर ये बार बार प्रक्रिया होती रहती है कि मृदा जल के अंदर जो अन्य पोषक तत्व मृदा के अंदर घुले हुए हैं, खनिज घुले हुए हैं, वो बारी बारी से मृदा विलयन के अंदर घुलते रहते हैं और मृदा उपजाऊ बनती रहती है और वो जड़ों के माध्यम से अवशोषण करते हुए पौधों को प्राप्त होता रहता है। उसके बाद है मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण होता है। अब पहला तो अपने टॉपिक था कि मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में, यानी कि जो मृदा के अंदर ठोस कण है वो विलयन अवस्था में कैसे आते हैं, उनके अंदर खनिज तत्व कैसे घुलते हैं उसके बारे में। अब उसके बाद दूसरा अपना टॉपिक है मृदा विलयन से, यानी कि जो मृदा विलयन बन चुका है जिसके अंदर खनिज तत्व आपस में पूरे घुल चुके हैं, वहां से जड़ पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है। अब उसके अंदर जो तत्व घुले हुए हैं वो जड़ों के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं। तो मृदा विलयन में से पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण 3 विधियों द्वारा होता है। पहला जड़ अवरोधन के द्वारा जड़ें मृदा में प्रवेश करती है। अब सभी को पता ही है कि जो जड़ें होती है मृदा के अंदर ही होती हैं, मृदा कोलाइड्स के संपर्क में आती हैं। ठीक है, मृदा के अंदर जो कोलाइड्स होते हैं, पीछे चैप्टर में अपने पढ़ा था, मृदा कोलाइड्स के संपर्क में आती हैं। इस विधि द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण से में जड़ अपरोधन क्रिया का योगदान अन्य विधियों की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो ये मृदा कोलाइड के संपर्क में आती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण जड़ के माध्यम से कर लिया जाता है और ये विधि अन्य विधियों की तुलना में कम होता है। यानी 3 विधियां हैं, तो ये इसमें सबसे कम मात्रा के अंदर जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है इस विधि में। उसके बाद है सहनती प्रभाव। तो कुछ पोषक तत्व मृदा जल सहनती जड़ों की ओर गति करने से पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की गति को सहनती प्रवाह कहते हैं। देखिए दोबारा, कुछ पोषक तत्व जो हैं वो मृदा जल सहित जड़ों की ओर गति करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मृदा जल के अंदर जो पोषक तत्व घुले हुए हैं उसके अंदर मिले हुए हैं वो क्या करते हैं कि मृदा जल के साथ ही जड़ों की ओर गति करने से पौधे अवशोषित कर लेते हैं। अब वो जो जल होगा वो जड़ों की ओर, ऐसे जड़ों की ओर, मान लो कि मृदा से जड़ों की ओर ऐसे गति करेगा। अब गति करने से जैसे ही वो जड़ के संपर्क में आएगा, मृदा जल है और उसके अंदर जो खनिज घुले हुए हैं वो जड़ के संपर्क में आएगा, तो वो जड़ें क्या करेंगी, जड़ें उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, जो तत्व है उनके अंदर जो खनिज हैं वो उनको अवशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, सहनती प्रभाव कहते हैं। कुछ पोषक तत्वों मृदा जल सहित जड़ों की ओर गति करने से पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की गति को सहनती प्रवाह कहते हैं। पादप बाष्पोत्सर्जन क्रिया तेज होने से सहनती प्रवाह की क्रिया भी अधिक होती है। अब बाष्पोत्सर्जन आप समझते हो, पत्तियों के माध्यम से जो जल बाहर निकलता है, बाष्पीकरण होता है। आपने देखा होगा कि पत्तियों के जो आगे वाले सिरे होते हैं वहां से जल की बूंदें टपकती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो जितना वो ज्यादा होगा बाष्पोत्सर्जन, उतना ही पौधे के अंदर जो मृदा जल है उसकी कमी होगी और उतनी स्पीड से वो फिर जो जड़ें हैं वो मृदा जल को अपनी ओर अवशोषित करेगी, अपने अंदर अवशोषित करेगी, ताकि वो जो कमी हुई है उसको भरपाई की जा सके। तो जितना ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा उतने ही तेज गति से सहनती प्रवाह भी होगा। नत्रजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक का अवशोषण हेतु यह क्रिया विधि महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक के अवशोषण के लिए यह क्रिया जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है विसरण। ठीक है, विसरण के क्या सिद्धांत होता है कि जहां पे जिस तत्व की, जिस चीज की कमी होगी है, अगर वो आसपास में है तो वो जो विलयन है, जो तत्व है वो उस जहां पे कमी हुई है उसकी ओर वो गति करते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पे पानी भरा हुआ है, किसी समतल जगह पे पानी भरा हुआ है और अगर वहां पे अपने थोड़ा सा गड्ढा करके वहां से अगर पानी को अपने निकालें,
पानी को निकाल के अगर बाहर निकालते रहें तो वहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से वो पानी एकत्रित होता रहेगा और उसको गड्ढे के अंदर आता जाएगा और तब तक आता रहेगा जब तक कि वो सभी जगह पर संतुलित अवस्था के अंदर नहीं हो जाता, साम्य अवस्था के अंदर वो नहीं आ जाता। तो ये विसरण होता है कि जहाँ पे जिस तत्व की, जिस चीज की कमी होगी, जिस विलयन की अगर कमी है तो वहाँ पे आसपास से वो विलयन आ जाता है और वो तब तक चलता रहता है ये क्रिया जब तक कि ये पूरा का पूरा साम्य अवस्था के अंदर नहीं आ जाता। तो पादप द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण से जड़ों के नजदीक आयन्स की सांद्रता कम होने पर मृदा विलयन से जड़ों की तरफ आयनों का विसरण होता है। अब क्या करेगी, जड़ें जो पोषक तत्व है उनको अवशोषित कर लेगी, तो जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां पे उनकी कमी हो जाएगी। अब उस कमी को पूरा करने के लिए जो अन्य जगहों पे खनिज तत्व होते हैं तो वो खनिज तत्व जड़ों की ओर गति करते हैं और वहां पे संतुलित अवस्था के अंदर लेके आते हैं, समय अवस्था स्थापित करते हैं। तो इसी को बोलते हैं विसरण। मृदा विलयन से जड़ों की तरफ आयनों का विसरण होता है। दो स्थानों पर आयनों की सांद्रता में अंतर होने पर विसरण होता है। दो स्थानों समझ गए होंगे। एक तो ऐसा स्थान जहाँ पे आयनों की अच्छी खासी मात्रा है और एक वो स्थान जड़ों के पास का स्थान जहाँ पे जो आयन्स है उनको अवशोषित कर लिया गया है, वहां पे कमी हो गई है। तो इन दोनों जगहों में अंतर होने पर ही विसरण होता है। यानी कि एक जगह पे तो आयनों की मात्रा अधिक होगी, एक जगह पर आयनों की मात्रा कम होगी, तभी ये विसरण होगा। अगर दोनों जगह पर आयन्स हैं वो साम्य अवस्था के अंदर है, संतुलित अवस्था में है, तो वहां पे विसरण नहीं होता। जिन पोषक तत्वों की मृदा विलयन में सांद्रता कम होती है तथा उनका जड़ों द्वारा अवशोषण तेजी से होता है, उनके लिए विसरण क्रिया महत्वपूर्ण है। यानी कि जो तत्व पादपों की जड़ों के द्वारा तेजी से अवशोषित कर लिए जाते हैं उनके लिए जो विसरण विधि है वो अधिक महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों के आयन अधिक सांद्रण वाले स्थान से कम सांद्रण वाले स्थान पादप जड़ की ओर विस्तृत होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो आयन्स होते हैं, तत्व होते हैं, तो अधिक सांद्रण वाले स्थान से जहाँ पे अधिक मात्रा है आयन्स की, उस स्थान से कम सांद्रण यानी कि जहाँ पे कमी है, कम सांद्रण वाले स्थान जहाँ ये बोल लें कि जहाँ पे पादपों की जड़ें हैं वहां पे आयन्स की कमी हो जाती है, अवशोषण हो जाता है, तो उसकी ओर ये विस्तृत होता है, विसरण होता है। आयनों का विसरण तब तक चलता रहता है जब तक कि एक नई साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती। ठीक है। फिक्स के नियमानुसार मृदा कणों से जड़ों तक पोषक तत्व का विसरण होता है। यानी कि जो ये फिक्स के नियम अनुसार ये कहता है कि मृदा कणों से जड़ों तक पोषक तत्वों का विसरण होता है, उसके आगे विसरण का नियम है वो काम नहीं करता। यानी कि मृदा जो विलयन है या मृदा जल है वहां से जो खनिज तत्व हैं वो क्या करेंगे, तब तक वहां तक चलते हैं, कहाँ तक, जड़ों तक। जड़ों के बाद उनका जो विसरण है वो आगे तने के अंदर, पत्तियों के अंदर नहीं चलता। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे अपने इसके बारे में अध्ययन करेंगे जड़ों के अंदर जो आयनों का प्रवेश है वो किस प्रकार से होता है, निष्क्रिय विधि है और सक्रिय विधि है, ये क्या होती हैं विधियां, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। क्या कुछ है इसके अंदर, जड़ों के अंदर जो अब जड़ों तक तो पहुंच चुके हैं आयन, अब जड़ों के अंदर कैसे प्रवेश होता है, आगे फिर तने के अंदर, आगे फिर पत्तियों के अंदर, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो एक सभी से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ये YouTube छोटा सा एक चैनल है, छोटा सा अपना परिवार है, इस परिवार को आप ही आगे बढ़ा सकते हो अगर आप सभी का सहयोग रहता है, अगर आप सभी सच्चे मन से मेरी हेल्प करोगे, मेरी मदद करोगे। जितने भी आपके सहपाठी हैं, आपके जानकार हैं, स्टडी करने वाले हैं, उन सभी को ये चैनल है वो जरूर शेयर करो और उनको बोलो कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।